वेलकम टू द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल। और हम पढ़ रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का आज लर्निंग का ये लास्ट लेक्चर है। और हम आज इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं? हम इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर की अपनी अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तक इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, दैट इज मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हमने बहुत सारे लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ा। हमने पढ़ा कैसे हम एक सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, कैसे लिक्विड को वेपराइज करके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे एक गैस को कंडेंस करके एक लिक्विड में फॉर्म करते हैं, लिक्विड को कैसे हम सॉलिडिफाई करके सॉलिड फॉर्म करते हैं, सॉलिड से कैसे सब्लिमेशन से गैस बनती है और कैसे गैस डेपोजिशन से सॉलिड में फॉर्म होता है। मगर इस सारी कन्वर्जन्स में जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा, हमने पढ़ा कैसे हम इन सब्सटेंसेस के टेम्परेचर को चेंज करके एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने आइस का एग्जाम्पल लिया तो हमने आइस को हीट किया। ठीक है, हमने आइस को हीट किया, वो उसको हीट करते गए जब तक वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे नहीं पहुंच गई और वहां पे हुआ सॉलिड का कन्वर्जन इनटू द लिक्विड। आइस कन्वर्ट हुई अपने लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर में, और फिर हमने उस लिक्विड वाटर को और फर्दर हीट किया टू द बॉइलिंग पॉइंट और हमें मिल गया वाटर वेपर, राइट। और फिर वापस हम उस वाटर वेपर को कूल डाउन करना शुरू करते हैं और हमें मिलता है एक ऐसे टेम्परेचर अगेन द बॉइलिंग पॉइंट पे, जहां पे वो कूल डाउन होते होते गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड स्टेट में वापस। और फिर हम उसको वापस अगेन कूल डाउन और फर्दर करते हैं तो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे ही जो लिक्विड वाटर था वो वापस आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली जब हमने सब्लिमेशन को पढ़ा तो हमने पढ़ा कि जो सब्लिमेबल सब्सटेंसेस है, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड था, हमने अमोनियम क्लोराइड को हीट किया था और वो अपनी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया था और अपनी कूलर सर्फेसिस पे जाके वो वापस डिपॉजिट करके उसने सॉलिड फॉर्म कर लिया था। ठीक है, तो इन सब प्रोसेसेस में हम कर क्या रहे थे? इनफैक्ट हमने इवेपोरेशन को भी पढ़ा पिछले लेक्चर में। तो इवेपोरेशन भी एसेंशियली एक हीट चेंज ही तो है। ठीक है, हीट चाहे उसको सराउंडिंग पार्टिकल से मिले या हम उसको एक्सटर्नली हीट को सप्लाई कर रहे हैं, मगर जितना भी इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर होता है, हमने उसको कैसे पढ़ा? एज एन इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। मगर जब हमने पढ़ा था कि हम इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर कैसे कर सकते हैं, कैसे हम मैटर की प्रॉपर्टीज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने वहां पे दो फैक्टर्स पढ़े थे। एक फैक्टर था कि हम चेंज इन टेम्परेचर से मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरा था प्रेशर। हम प्रेशर को भी चेंज करके मैटर की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हम उसी को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, और इफेक्ट ऑफ प्रेशर को अंडरस्टैंड करने के बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का एक कॉम्बिनेशन भी हमें हेल्प कर सकता है टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर। ठीक है, सो आज बहुत इंटरेस्टिंग हम प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का ये लेक्चर जो है वो हमारा लास्ट लेक्चर है। ठीक है, और हमने इस चैप्टर को शुरू कहाँ पे किया था? हमने शुरू किया था इस चैप्टर को विद व्हाट इज मैटर। ठीक है, तो मैटर इज एवरीथिंग अराउंड अस। तो मैटर हमें कैसे कैसे दिखाई देता है? मैटर हमें सॉलिड स्टेट में दिखाई देता है, लिक्विड स्टेट में दिखाई देता है, मैटर हमें गैसियस स्टेट में दिखाई देता है। फिर हमने स्टडी किया इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने अंडरस्टैंड किया कि सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, लिक्विड्स के क्या होते हैं, गैसेस के क्या होते हैं। मैं आज इन सबको दोबारा से रिपीट नहीं करने वाली हूँ। हम लोगों ने इनको अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ा है और यहाँ पे आप उसकी रिविजन देख भी सकते हो, खुद अपने आप रीड कर सकते हो। हमने इन सब चीजों को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है।
मैंने ये यहाँ पे क्यों लगाया है? वेल वो रिवीजन के लिए नहीं लगाया था, वो इसलिए लगाया था क्योंकि इफेक्ट ऑफ प्रेशर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको यहाँ इन प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी को रिवाइज करना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? आई होप आप लोग जानते हैं कि अगर हम किसी भी मैटर के ऊपर प्रेशर लगाएं और उसकी जो वो वॉल्यूम है वो कम हो जाए, तो वेल दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, और हमने ये स्टडी किया था कि सॉलिड्स के अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी होती है दैट इज नेग्लिजिबल, लिक्विड्स के अंदर दैट इज वेरी स्मॉल, और गैसेस के केस में दैट इज वेरी हाई। सो जल्दी से मैं उन चीजों को दोबारा से रिवाइज करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आया हमारा वर्ड प्रेशर। सो सॉइलिड स्टेट में हमने ये स्टडी किया था कि जो सॉइलिड्स हैं हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं ऑन अप्लाइंग प्रेशर, बिकॉज द पार्टिकल्स दे आर ऑलरेडी इन क्लोज पैकिंग विद द लिटिल स्पेसेस बिटवीन देम। ठीक है, तो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस पहले ही बहुत कम होती हैं, तो हम प्रेशर लगा के उन स्पेसेस को कम नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी बहुत ही कम है। लिक्विड स्टेट में हमने पढ़ा कि ये भी बहुत अच्छे से कंप्रेस नहीं किए जा सकते, बिल्कुल जैसे कि हम सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे लिक्विड्स के अंदर इंटर पार्टिकल स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, मगर वो बहुत ज्यादा नहीं होती हैं। इसलिए जब हम लिक्विड्स को भी कंप्रेस करते हैं तो वो ना के बराबर ही कंप्रेसिबिलिटी शो करते हैं, बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल वो नहीं होते, राइट। और गैसेस के केस में हमने क्या स्टडी किया था? गैसेस के केस में हमने स्टडी किया कि जो गैसेस होते हैं दे आर रेडिली कंप्रेसिबल। क्यों रेडिली कंप्रेसिबल होते हैं? क्योंकि हमने गैसेस के केस में पढ़ा कि गैसेस की पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। हम उनको जितनी भी स्पेस दे देते हैं वो सारी की सारी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ना के बराबर होती है। तो जितनी स्पेस दे दोगे उतनी वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। अगर एक सिलेंडर दोगे तो सिलेंडर की स्पेस को ऑक्यूपाई कर देंगे, अगर इसको ही कमरे में छोड़ देंगे तो कमरे की स्पेस को ऑक्यूपाई कर देंगे, और अगर कमरे से बाहर भी निकाल दोगे तो पूरे के पूरे एयर में वो स्प्रेड कर जाएंगे। तो जितनी हम उनको स्पेस देते हैं वो उतनी में स्प्रेड कर जाते हैं, क्योंकि उनकी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, राइट। और अगर वो पूरी स्पेस में स्प्रेड कर जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल्स हैं उनकी अपनी जो वॉल्यूम है वो तो बहुत ही कम है, उनके बीच में तो स्पेसेस ही स्पेसेस हैं, राइट। इसलिए जब हम इनको कंप्रेस करते हैं, इस सिलेंडर में अगर एक गैस फिल्ड है, ऊपर से हम प्रेशर लगाएंगे, इसको नीचे को प्रेस करेंगे, तो वेल वो प्रेस होके बिल्कुल बॉटम को जाके टच कर जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में जो पार्टिकल्स थे उनकी अपनी स्पेस तो बहुत ही कम ऑक्यूपाई कर रहे थे, बाकी सब तो सिर्फ खाली जगहें थी, और हमने उनको कंप्रेस करके ना के बराबर स्पेस के अंदर ऑक्यूपाई में बिठा दिया। ठीक है, तो बिल्कुल नीचे तक हम इसको प्रेस कर पाए। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स की जो अपने वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होती है, वो जो स्पेस सारी की सारी ऑक्यूपाई कर लेते हैं दैट इज बिकॉज उनके बीच में जो स्पेसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती नहीं, इसलिए वो आसानी से दूर दूर चले जाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि गैसेस को हम बहुत आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड्स को बहुत ही कम, और सॉलिड्स को तो हम कर ही नहीं पाते कंप्रेस। अगर हमें इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर पढ़ना है तो वेल आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे हम सबसे ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द थ्री मेन प्रॉपर्टीज, राइट। सो वो तीन मेन प्रॉपर्टीज में से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या रहेगी यहाँ पे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर में? द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। तो हम प्रेशर लगाने से जो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस होता है उसको कम करते हैं। और अगर हमें इन तीन स्टेट्स ऑफ मैटर में से सबसे अच्छे से चेंज ऑफ प्रेशर को स्टडी करना हो तो कौन सी स्टेट का करेंगे?
वेल वो हम करेंगे गैसियस स्टेट का, क्योंकि गैसेस हमें मालूम है कि उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा है। हम उस पार्टिकल डिस्टेंस को कम कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर। सो गैस के ऊपर अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे टू सच अ लेवल that it can get converted into a liquid, और लिक्विड का अगर हम प्रेशर कम कर देंगे तो वेल दैट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अ गैस। बिल्कुल वही जो चीज अभी हमने पढ़ी थी कि हमारे पास एक गैस है और गैस को ऊपर से हमने क्या किया है, एक पिस्टन के फिटेड सिलेंडर में हमने उसको डाला हुआ है। अगर हम इस पिस्टन को प्रेस करके नीचे लेकर आएंगे तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो थोड़ी कम स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। अगर हम इस पिस्टन को और नीचे लेके आएंगे तो गैस के पार्टिकल्स और पास पास आ जाएंगे और उनकी अपनी स्पेस तो ना के बराबर थी। ठीक है, तो हमने प्रेशर लगाने से क्या किया, पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेसेस थी उसको कम कर दिया। सो द गैसियस पार्टिकल्स होगा क्या जब हम प्रेशर लगाएंगे, वेल वो पास पास में आना शुरू हो जाएंगे और वॉल्यूम ऑफ द गैस विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। The interparticle force of attraction is going to increase when the particles will come close together. ठीक है, तो जैसे ही वो पास पास में आएंगे तो उनकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगी। or by consistent increase in pressure, the gaseous particles, they can be brought so close that the gas will change into the liquid. ठीक है, सो अब आपको कहानी समझ में आ गई। गैस के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कम होती हैं, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, मगर अगर हम उसका प्रेशर इंक्रीज कर दें तो गैस के पार्टिकल्स पास पास में आ जाएंगे, वो एक कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे और जैसे ही वो पास पास में आ जाएंगे उनके बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो बढ़ जाएंगी। और अगर वो हम अट्रैक्टिव फोर्सेस को इतना ज्यादा बढ़ा दें, पार्टिकल्स को प्रेशर लगा के हम इतनी पास में कर दें तो वेल वो गैस कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड स्टेट में। अब यहाँ पे बिफोर वी मूव फर्दर, वेरी इंपॉर्टेंटली हम प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, सो प्लीज डू अंडरस्टैंड अ फ्यू यूनिट्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, इन्हें अभी हम डिटेल में तो नहीं डिस्कस करेंगे, बट यू शुड अंडरस्टैंड दीज टर्म्स ओवर हियर। ठीक है, सो एटमॉस्फेयर जिसे हम शॉर्ट में ATM लिखते हैं, दिस इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय अ गैस। कोई भी गैस जब प्रेशर एक्सर्ट करती है तो उसके लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं दैट इज एटमॉस्फेयर। प्रेशर का एक और यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं पास्कल, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं PA, कैपिटल P स्मॉल a। और इन दोनों यूनिट्स के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर दिस इज इक्वल टू 1.01 into 10⁵ पास्कल। जो प्रेशर एयर एक्सर्ट करती है इन द एटमॉस्फेयर दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आपको ये बताया भी था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मीनिंग क्या होता है। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो कोई भी एक एरिया है, जब उसके ऊपर आप कोई एक फोर्स लगाते हो, इस फोर्स को अगर आप उस एरिया से डिवाइड कर दोगे देन व्हाट यू गेट इज प्रेशर। अब हमारे पास है अर्थ, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल एयर के पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचती है। तो अगर आप सपोजिटली ऐसे मानो कि आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, अर्थ के ऊपर आप खड़े हुए हो और आपके आसपास एयर है और एयर को अर्थ अपनी तरफ पुल कर रही है। इसका मतलब है कि जब ये अर्थ एयर जो है आपके ऊपर है वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो ये आपके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। जब ये आपके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, आपका मान लो आपके हेड के ऊपर ये एक्सर्ट कर रही है तो आपके हेड का जो एरिया है उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, सो दैट फोर्स अपॉन एरिया विल बी कॉल्ड एज प्रेशर। और क्योंकि ये जो प्रेशर है वो आपकी सराउंडिंग एयर आपके ऊपर एक्सर्ट कर रही है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, सो जो प्रेशर एयर एक्सर्ट करती है, जो प्रेशर एयर का है विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज गोइंग टू बी 1 एटमॉस्फेयर। अगर हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स पे जाते हैं, तो ये एयर का प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि एज वी गो हाई एयर की डेंसिटी कम हो जाती है। सिमिलरली अगर आप सी लेवल से नीचे जाएंगे, इनटू द ओशंस जाएंगे, रिवर्स जाएंगे, तो अगेन ये जो एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर होता है दैट विल बी डिक्रीज। So as we go high, as we go down from the sea level, the pressure exerted by the air is going to be less. Maximum is going to be at the sea level और उसकी value होती है 1 atmosphere and this is taken to be the normal atmospheric pressure. तो हम जितनी भी स्टडी करते हैं, इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक सब्सटेंस को स्टडी करते हैं तो हम उस सब्सटेंस का नॉर्मल स्टेट कहाँ पे मानते हैं, हम मानते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक सब्सटेंस अगर रूम टेम्परेचर पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एग्जिस्ट कर रही है एज अ सॉलिड, वी विल बी कॉलिंग दैट टू बी अ सॉलिड। अगर वो एग्जिस्ट करती है एज अ लिक्विड, वी विल बी कॉलिंग दैट अ लिक्विड, एंड इफ इट इज एग्जिस्टिंग एज अ गैस, वी कॉल दैट एज अ गैस। फॉर एग्जाम्पल वाटर रूम टेम्परेचर पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एग्जिस्ट करता है एज अ लिक्विड, सो दैट इज व्हाई वी कॉल वाटर टू बी अ लिक्विड। और हम ऑक्सीजन को ऑक्सीजन गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन दिस एग्जिस्ट एज अ गैस। ठीक है, सो आई होप नाउ दिस कंसेप्ट इज आल्सो क्लियर। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे अपना इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कैसे हम एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो बेस्ट स्टेट क्या है कन्वर्जन के लिए, हमारे पास गैसियस स्टेट, क्योंकि गैसियस स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत सारी स्पेसेस प्रेजेंट होती है, हम उन्हें प्रेशर लगा के आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं और लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है, मगर अगर हम अब फर्दर और प्रेशर बढ़ाते रहेंगे, राइट, तो लिक्विड स्टेट आ चुकी है और लिक्विड स्टेट पे भी हम प्रेशर को कॉन्टिन्यूसली बढ़ा रहे हैं, तो फिर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो भी आपस में पास पास में आ जाएंगे, उनके बीच में भी जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फर्दर इंक्रीज करेगी, और अगर हमने एक ऐसे लेवल का प्रेशर लगा दिया वेल कि वो पार्टिकल्स इतनी पास पास में आ गए, तो वेल अगेन क्या होगा, लिक्विड स्टेट भी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो सकती है। तो हम यहाँ पे जो प्रेशर चेंजेस में कंक्लूड कर सकते हैं वो ये है कि अगर हम एक सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर पे प्रेशर लगाते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, मगर हम ये इफेक्ट बहुत अच्छे वाला वहां देख सकते हैं जहां पे हम प्रेशर लगाएंगे एक गैस के ऊपर। Increasing pressure in a gas will bring the particles so close that it is going to easily liquefy the gas. ठीक है, और सिमिलरली अगर हमारे पास एक लिक्विड की सरफेस है, उसके ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है अगर हम उसको डिक्रीज कर दें तो हम एक लिक्विड को वेपराइज कर सकते हैं, एक लिक्विड को उसकी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज किया, उसको हमने लिक्विफाई किया, लिक्विड के ऊपर का प्रेशर हमने डिक्रीज किया, हमने उसको उसकी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया। ठीक है, मगर सॉलिड पे चेंज ऑफ प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अब अभी तक हमने क्या स्टडी किया, अभी तक हमने ये स्टडी किया कि अगर हमने एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो हम उसके टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, हम उसके टेम्परेचर को कम कर सकते हैं और वो कूल डाउन होके एक गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर हमें एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो, हम उसके टेम्परेचर को अगर नहीं चेंज कर रहे हैं मगर हम उसके प्रेशर को बढ़ा दें, तो अगेन हम एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर को कम कर दें और प्रेशर को बढ़ा दें। मगर अगर हम ये दोनों ही इकट्ठे कर दें तो ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा किसी भी गैस को लिक्विफाई करना। यस, तो अब हम स्टडी करेंगे द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। तो अगर हम किसी भी गैस के टेम्परेचर को कम कर दें और साइमल्टेनियसली उसके प्रेशर को बढ़ा दें, तो वेल
gas can be converted into a liquid. कोई भी गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं by decreasing the temperature and simultaneously increasing the pressure of the gas. इस तरीके से हम एयर को भी लिक्विफाई कर सकते हैं. Gases like carbon dioxide, ammonia and sulfur dioxide, they can be easily liquefied by either applying pressure at room temperature or by cooling at atmospheric pressure. But अगर हम दोनों का combination लगा दें तो वो liquefaction आसानी से हो जाएगी. Next अब हम understand करते हैं कुछ examples जहां पे हम देखते हैं effect of change of pressure. और सबसे पहला है dry ice. ड्राई आइस जिसे हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं. तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, वेल कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में कैसे एग्जिस्ट करती है? नेचर में गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. और अभी हमने ये स्टडी किया, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के टेम्परेचर को कम करते हैं तो हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. या अगर हम टेम्परेचर को सेम रखते हुए प्रेशर को बढ़ा दें तो हम उसको लिक्विफाई कर सकते हैं. बट सपोजिटली हम इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रेशर बहुत 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 ज्यादा बढ़ा दें, ठीक है? तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर बहुत ज्यादा हाई कर दें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी? कन्वर्ट हो जाएगी इनटू सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. और इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है? अब इसको पहले तो ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, दैट वी शुड अंडरस्टैंड. तो पहली बात ये है कि ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, दिस बिहेव्स लाइक आइस. इट कैन बी यूज्ड फॉर कूलिंग पर्पसेस, ठीक है? बिल्कुल जैसे हमारे वाटर से बनी हुई आइस है, वो कूलिंग पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं. हम अपने पानी को ठंडा और बनाने के लिए उसमें आइस क्यूब्स डाल देते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में आइस क्यूब्स डाल देते हैं. तो बिल्कुल वैसे ही सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम कूलिंग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं. हम उसको खा नहीं सकते हैं, बट ऐसी चीजों को अगर हमें किसी चीज को कूल करके रखना है, ठीक है, तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं. ओके, सो वी कैन use solid carbon dioxide just like ice and therefore it can be used for cooling purposes, इसलिए हम इसको आइस बोलते हैं. अब हम इसको ड्राई आइस क्यों बोलते हैं? हम इसको ड्राई आइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हमने कैसे बनाया था? उसे हमने बनाया था गैस के ऊपर बहुत हाई प्रेशर लगा के, ठीक है? मगर अगर हमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम कर दें, उसको वापस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ले जाएं, तो वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस. और बीच की जो लिक्विड स्टेट है उसको वो ओमिट कर देगा, ठीक है? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डायरेक्टली सबलाइम करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं फॉर्म करता. तो इसकी वेटिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती. ये जैसे आइस पहले लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा तो वो कुछ भी, अगर हम किसी कपड़े के ऊपर अपनी आइस को रख देंगे तो कपड़ा गीला हो जाएगा, ठीक है? टेबल के ऊपर उसको रख दोगे तो टेबल गीला हो जाएगा. मगर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप रूम टेम्परेचर पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रख दोगे तो व्हाट विल हैपन? इट विल गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस. और अगर हमने उसको किसी टेबल पे कपड़े के ऊपर रखा हो तो वो कपड़ा गीला नहीं होगा. That is why we call this to be dry ice. Okay? और क्योंकि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम कूलिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं एंड इट डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू द गैसियस फॉर्म, हम उसको एज अ रेफ्रिजरेंट भी यूज कर सकते हैं, राइट? तो रेफ्रिजरेंट का पर्पस क्या होता है? रेफ्रिजरेंट का पर्पस ये होता है कि वो जो गैस जो भी रेफ्रिजरेंट होता है, हम जो खाना नॉर्मल टेम्परेचर वाला रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो उस खाने से हीट एनर्जी को लेकर क्या करेगा? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? सो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे खाने की जो हमने रेफ्रिजरेटर में रखा है उसकी हीट एनर्जी को लेके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? सो दैट इज व्हाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू प्रोवाइड अ cooling effect. Okay, so solid carbon dioxide is going to be used as a refrigerant under the name as dry cold.
ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो इम्पोर्टेंटली आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, अगर हम उसे सब्जेक्ट कर दें टू अ वेरी 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 हाई प्रेशर तो दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं ड्राई आइस। और अगर इस ड्राई आइस को हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रिड्यूस कर दें, दिस गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड बैक इनटू द गैसियस फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे अब आप पिक्चर में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को देख भी सकते हो, देखने में बिल्कुल आपको आइस ही दिख रही है। अगर फर्क क्या है कि दिस गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैसियस फॉर्म अगर हम वो प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ड्राई आइस डज नॉट वेट द सरफेस, व्हाई, ठीक है। तो इसका आपको आंसर लिखना हो सकता है, या आपको ये पूछा जा सकता है कि ड्राई आइस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, ऐसा क्यों होता है। तो वेल दोनों का ही आंसर क्या रहेगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसे हम कूल करते हैं अंडर अ हाई प्रेशर टू कन्वर्ट इट इनटू सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज ड्राई आइस। अगर हम प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे टू अराउंड 1 एटमॉस्फेयर, सो वो वापस सब्लाइम कर जाएगा, डायरेक्टली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट, ठीक है। तो हम इसे पहले तो हाई प्रेशर में क्यों स्टोर करते हैं, हम इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि अगर हम प्रेशर को कम कर देंगे तो ड्राई आइस अपनी गैसियस फॉर्म में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। और ड्राई आइस वेट सरफेस को क्यों नहीं करता, क्योंकि वो डायरेक्टली अपनी गैसियस फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाता है, बीच में लिक्विड स्टेट आती ही नहीं, इसलिए वो किसी भी सरफेस पे जिसपे हमने उसको रखा हुआ है उसको गीला नहीं करेगा, इट इज नॉट गोइंग टू वेट एनी सरफेस, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल जहाँ पे हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर को स्टडी कर सकते हैं और बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दैट इज जिसका शॉर्ट फॉर्म है एलपीजी। आई होप आप लोगों को मालूम है कि वो गैस है जिसे हम अपने कुकिंग सिलेंडर्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो इस सिलेंडर के अंदर क्या है, हमारे पास एक गैस है जिसे हमने लिक्विफाई किया हुआ है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी हैव इट कॉल्ड एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक गैस दैट इज अ पेट्रोलियम गैस जिसे हमने लिक्विफाई किया हुआ है। क्यों लिक्विफाई किया है, गैस को हम क्यों लिक्विफाई करते हैं, वेल गैस बहुत ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। अगर हम उसको लिक्विफाई कर देते हैं इसका मतलब हम उसी गैस को एक कम स्पेस के अंदर फिट इन कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही गैस अपने लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगी, ऑब्वियसली वो जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत पास पास में होंगे, राइट। अगर पार्टिकल्स पास पास में होंगे तो वो कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे। तो हम इस छोटे से सिलेंडर के अंदर बहुत सारी गैस को लिक्विफाई करके फिट इन कर सकते हैं। और जब इसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है, हम इसको बंद रखते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमने गैस के ऊपर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर लगाया हुआ है, ठीक है। ये इसके ऊपर होता है एक प्रेशर वाल्व, ऑलराइट। हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे वेल इस पाइप के थ्रू ये गैस यहाँ पे आ सकती है। तो जब हम बर्नर का नॉब को ऑन करेंगे तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर ये प्रेशर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ये बंद था, हमने इस वाल्व को खोला और यहाँ से इसको इस पाइप के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब इस के सिलेंडर के अंदर के प्रेशर को कंट्रोल करना हमारे इस गैस के यहाँ पे वाल्व में आ गया। जब आप इस वाल्व को ओपन अप करोगे तो वो प्रेशर जो यहाँ पे बिल्ट इन था वो कम हो जाएगा। गैस जो है जो लिक्विफाइड गैस है वो अब उसके ऊपर प्रेशर अगर कम हो गया तो वो वापस गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगी और वो गैस हमें कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे, और हम उसको बर्न करके अपने फूड को कुक इन करेंगे, ठीक है। सो पेट्रोलियम गैस जिसके अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है एक कंपाउंड का दैट इज ब्यूटेन, इसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं। तो पेट्रोलियम गैस के अंदर ब्यूटेन कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसे हम लिक्विफाई करते हैं बाय अप्लाइंग हाई एक्सटर्नल प्रेशर बिफोर फिलिंग इन द किचन सिलेंडर्स, ठीक है। तो पहले हमने उसको लिक्विफाई किया और फिर हमने उस सिलेंडर के अंदर इसको फिल कर दिया। It is the compressed liquefied butane gas that is supplied.
When the control valve is opened, the pressure is going to be released and hence the liquid butane, this gets converted again into butane gas which is used for the cooking purposes. ठीक है, सो आपको अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमने इस गैस सिलेंडर के अंदर लिक्विफाइड गैस को क्यों डाला है और कैसे वो लिक्विफाइड का प्रेशर जब हम कम करेंगे तो वापस गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, सो हमारे पास है ब्यूटेन गैस, उसको हमने हाई प्रेशर पे फिल इन किया है इन द एलपीजी सिलेंडर्स, जहां पे ये गैस जो है हमने लिक्विफाई करके फिल की है और जैसे ही प्रेशर कम होगा ये वापस अपने गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और हम इस गैस को यूज करेंगे फॉर कुकिंग। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी। तो नेचुरल गैस को हम अगेन लिक्विफाई कर सकते हैं, मगर उसको लिक्विफाई करने के लिए आपको हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी और आपको इस लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर को मेंटेन करना पड़ेगा सो दैट यू हैव द लिक्विड नेचुरल गैस। और नेक्स्ट बहुत कॉमनली आजकल हम यूज कर सकते हैं फॉर ड्राइविंग पर्पसेस पेट्रोल की जगह पे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, सीएनजी गैस। तो सीएनजी जो है वो हम आजकल पेट्रोलियम का एक सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे हैं, नई नई कार्स डेवलप हो रही हैं जो कि सीएनजी पे चलती हैं। सो व्हाट इज दिस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मतलब है कि हमने गैस को कंप्रेस किया है, मगर हमने गैस को कंप्रेस इतना ही किया है कि वो अपनी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मतलब ये है कि हमने उसको एक गैस के फॉर्म में कन्वर्टेड ही रखा है, बट सिर्फ अब वो एक कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रही है, इट इज नॉट इन इट्स लिक्विड स्टेट। तो नेचुरल गैस का जो मेन प्रोडक्ट होता है दैट इज मीथेन। सो मीथेन इज एग्जिस्टिंग एज अ गैस एंड नॉट एट अ लिक्विड इवन एट हाई प्रेशर इन द सीएनजी सिलेंडर्स। लिक्विफाइड नेचुरल गैस में वो एज अ लिक्विड प्रेजेंट है, मगर कंप्रेस्ड के अंदर इट इज जस्ट प्रेजेंट एज अ गैस एट अ हाई प्रेशर। ठीक है, सो इज दिस क्लियर? तो अगर गैस के ऊपर प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं तो पहले वो गैस सिर्फ हम प्रेस कर रहे हैं, अभी तक वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं हुई है, मगर उसका प्रेशर हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमने अगर उसका प्रेशर बढ़ा के सिर्फ उसकी वॉल्यूम को कम कर दिया, सो दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मगर अगर हमने उसकी वॉल्यूम को इतना कम कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया हमने इतना ज्यादा कि वो लिक्विफाई हो जाए, तब हम उसको बोलेंगे लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब हम मूव करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की अंडरस्टैंडिंग पे, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये क्या होता है? वेल, अभी हमने क्या पढ़ा है कि एक गैस को लिक्विफाई करने के लिए या तो हमें उसके प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा या उसके टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, या हम दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। मगर अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं तो इन दोनों में से, प्रेशर में से और टेम्परेचर में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? वेल, उसका आंसर है टेम्परेचर। अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो हम हमेशा अंडरस्टैंड ये करना है कि द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग टेम्परेचर इज गोइंग टू बी मोर देन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि हम देखते हैं कि हर एक गैस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिससे बियॉन्ड हम जितना मर्जी भी प्रेशर बढ़ा दें, हम उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। ठीक है, आई रिपीट इट अगेन कि हर गैस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो आप चाहे जितना मर्जी प्रेशर लगा दो, आप उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए ये जो टेम्परेचर है दैट इज 31.15 डिग्री सेल्सियस। 31.15 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, फॉर एग्जाम्पल हमने कर दिया 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, तो अब टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। आप जितना मर्जी प्रेशर लगा दो, प्रेशर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, आप कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है,
सो प्लीज रिमेंबर कि आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को 32 डिग्री सेल्सियस या इससे हायर टेम्परेचर पे लिक्विफाई नहीं कर पाओगे। तो वो टेम्परेचर जिसके बियॉन्ड हम जितना मर्जी हाई प्रेशर लगा दें और हम उस गैस को लिक्विफाई ना कर पाए, तो वेन उस प्रेशर को, टेम्परेचर को सॉरी क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, सो द टेम्परेचर above which a gas cannot be converted into liquid state, however high the pressure we may apply, is called as critical temperature. और इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर आपको अप्लाई करना पड़े टू कन्वर्ट द गैस इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड एज क्रिटिकल प्रेशर। तो 31.15 डिग्री सेल्सियस पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रेशर चाहिए है दैट इज 73.9 एटमॉस्फेयर। अगर आप इससे कम प्रेशर लगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस टेम्परेचर पे लिक्विफाई नहीं होगी। अगर आप इस प्रेशर पे ले आओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है, तो आपको एक कम टेम्परेचर चाहिए है और एक हाई प्रेशर चाहिए है, मगर दोनों में से इंपॉर्टेंट क्या है, टेम्परेचर। क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे जा रहे हो तो आप जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा लो, अगर आप 73.9 की जगह पे 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे भी ले जाओ कि हम सोच रहे हैं कि हाई टेम्परेचर है इसलिए हम उसके प्रेशर को बढ़ा देते हैं और हम गैस को लिक्विफाई कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हर गैस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से ऊपर के किसी भी टेम्परेचर पे आप उस गैस को लिक्विफाई कर ही नहीं सकते, जितना मर्जी आप प्रेशर बढ़ाते जाओ। ठीक है, सो वो टेम्परेचर क्या हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर। और इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर चाहिए है गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उसे हम बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर विल बी 31.15 डिग्री सेल्सियस और 304.15 केल्विन, या और साथ में क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा, 73.9 एटमॉस्फेयर। सो हम यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द प्रेशर, टेम्परेचर और बोथ ऑफ देम। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। हम अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे, मगर एक नए चैप्टर के साथ। सेकेंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो आई होप यू ऑल विल बी एक्साइटेड। हमने पहला चैप्टर खत्म कर लिया है, हम दूसरा चैप्टर जल्द ही शुरू करने वाले हैं। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री, आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं at h2chemistry@gmail.com। ये वाला लेक्चर, ये वाला चैप्टर आपको अच्छा लगा, आपको नेक्स्ट चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे लेक्चर्स की वेट है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम आपके लिए अगला चैप्टर पोस्ट करना शुरू करें। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक देम एंड ऑल्सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।